हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल करियर ग्लो। एंड आप जैसे आपको ऑलरेडी पता है कि हम लोग ग्लैंड्स जो है वो कर चुके थे, यानी कि ग्लैंड्स एंड हॉर्मोन्स का टॉपिक के कुछ पार्ट्स जो हैं वो बच गए थे एंड बाकी चीज़ें जो हैं वो हमने कंप्लीट कर ली थी। मतलब 80% तक हमारा जो ग्लैंड्स एंड हॉर्मोन्स है वो कंप्लीट हो चुका है, वो भी बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली। और आप ऑलरेडी जानते हो कि वी विल हेल्प यू इट टू कवर लाइक इंटायर टॉपिक्स ऑफ साइंस। मतलब साइंस या बायोलॉजी के जितने भी टॉपिक्स होंगे वो सारे के सारे आपको कवर कराए जाएंगे एंड इट विल बी बेनिफिशियल फॉर CGL, CHSL, CPU, CDS, NDA, रेलवे, NTPC, FCAT एंड PCS। यानी कि जो स्टेट PCS होते हैं आपका उसमें भी हेल्प करेगा। आपके उससे जितने भी मतलब इसको देखने के बाद आपके जितने भी प्रॉब्लम्स होंगी, जो भी आपके पर्टिकुलरली मतलब जो भी लाइक कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होते हैं ना, वो भी सॉल्व हो जाएंगी। मतलब बेसिक एकदम क्लियर हो जाएगा। तो ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स जो है उसकी कुछ चीज़ें बच गई हैं, वो हम कर लेंगे। लेकिन आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो होगा ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। सो आज हम ब्रेन और नर्वस सिस्टम के साथ चीज़ों को शुरू करेंगे और इसको पूरा एंड तक कंप्लीट करेंगे। उसके बाद लास्ट में लेकर आएंगे एज यूजुअल MCQ क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर बेस्ड होंगे। राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ फोर ब्रेन। तो ऑलरेडी हम पिछले क्लास में अपना न्यूरोलॉजी और ब्रेन स्टेम तक ख़त्म कर चुके थे। इसके अलावा इससे पहले हमने अपने सारे जितने भी टॉपिक्स थे, हिंड ब्रेन का पूरा, मेड्यूला ऑब्लंगेटा, पॉन्स, सेरिबेलम, ये हमने कवर कर लिया था। यानी कि हम लोगों का मिड ब्रेन कवर हो चुका था एंड हिंड ब्रेन कवर हो चुका था। और आज जो हमें कवर करना है वो है फोर ब्रेन में भी जो मतलब फोर ब्रेन से रिलेटेड हम जो टॉपिक्स हैं वो आज पढ़ेंगे। तो फोर ब्रेन शुरू करते हैं। सो फोर ब्रेन इज़ ऑल्सो नोन एज हायर ब्रेन। फोर ब्रेन को हम हायर ब्रेन भी कहते हैं, यानी कि इसको हम उच्च मस्तिष्क भी कहते हैं। और मतलब फोर ब्रेन को तो हम लोग अग्र मस्तिष्क कहते हैं, यानी कि आगे का जो हिस्सा होता है, आगे का जो ब्रेन होता है उसको हम फोर ब्रेन कहते हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज हायर ब्रेन। इसे हम उच्च मस्तिष्क या हायर ब्रेन कहते हैं। इसे हम हायर ब्रेन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आपके बाकी के ब्रेन के पार्ट्स को कंट्रोल करता है। सो इट कंट्रोल्स अदर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज हायर ब्रेन। तो ये आपके बाकी के जो पार्ट्स हैं उनको भी कंट्रोल करता है, ब्रेन के जो बाकी के पार्ट्स हैं उनको भी कंट्रोल करता है। इसलिए इसको हायर ब्रेन कहा जाता है। यानी कि ये अपना काम तो करता है, साथ में दूसरे ऑर्गन्स को भी उनका काम करवाता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज मिड ब्रेन इज एक्टिव ड्यूरिंग स्लीप, स्टिल वी कांट हियर लो वॉइसेस। मतलब मिड ब्रेन मतलब जब हम रात में सो रहे होते हैं तो ड्यूरिंग स्लीप हम लोग सुन नहीं पाते। मतलब हम लोग वैसे तो सुन पाते, कोई ऐसे चिल्ला दे तो हम सुन लेंगे, अलार्म क्लॉक का आवाज़ भी हमें सुनाई दे जाएगा। लेकिन अगर जो कम आवाज़ें होंगी, जो लो वॉइसेस या साउंड होंगे, वो हम सुन नहीं पाएंगे ड्यू टू सेरिब्रम। ये काम कौन कर रहा होता है? सेरिब्रम, जो कि आपके फोर ब्रेन का पार्ट है। तो सेरिब्रम या फिर फोर ब्रेन इसको कंट्रोल कर रहा होता है। इसलिए मिड ब्रेन जब मतलब ड्यूरिंग स्लीप एक्टिव होता भी है तो भी हमें धीमी जो वॉइसेस होती हैं या जो कम आवाज़ें होती हैं वो सुनाई नहीं देती। देन सेरिबेलम एक्टिव ड्यूरिंग स्लीप, मतलब सेरिबेलम भी एक्टिव होता है स्लीप के दौरान। और सेरिबेलम का मतलब क्या होता है? सेरिबेलम के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि ये आपकी किस लिए हेल्प करता है? आपकी च्युइंग में हेल्प करता है, चबाने में, सिटिंग में, स्लीपिंग में, एक्सरसाइज, वर्कआउट, आपकी पूरी बॉडी को बैलेंस करता है, आपकी पूरी बॉडी का पोस्चर देखता है। तो इन सब चीज़ों में जब हेल्प करता ही है ये, तो हम उठ के चलने क्यों नहीं लगते? मतलब जब हम सो रहे होते हैं तो सेरिबेलम अगर एक्टिव है सोते टाइम भी, तो हम उठ के चलने क्यों नहीं लगते या हम बड़बड़ाने क्यों नहीं लगते? राइट, सो सेरिबेलम एक्टिव होता है ड्यूरिंग स्लीप बट वी कांट वॉक ड्यू टू फोर ब्रेन, क्योंकि फोर ब्रेन सेरिबेलम को कंट्रोल करता है। सो जब आपका फोर ब्रेन आपके दो हिस्सों को कंट्रोल कर रहा है, मिड ब्रेन को कंट्रोल कर रहा है जो कि सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है, एंड सेरिबेलम को भी कंट्रोल कर रहा है जो कि बेसिकली हिंड ब्रेन का पार्ट है, तो इसका मतलब ये फोर ब्रेन हायर ब्रेन हुआ, क्योंकि ये आपके बाकी के ब्रेन के ऑर्गन्स को भी तो कंट्रोल कर रहा है। इसलिए इसको हम हायर ब्रेन बोलेंगे। एंड फोर ब्रेन जो है वो बाकी मिड ब्रेन को और सेरिबेलम को कंट्रोल करता है। अगर आपके दिमाग में ये वाला क्वेश्चन होता भी है, आता भी है कि हमें जैसे सेरिबेलम है तो सेरिबेलम अगर इतना ज़्यादा एक्टिव है स्लीप के टाइम पे तो हम चल नहीं पाते, लेकिन कुछ लोग तो चलते हैं। तो कुछ लोग इसलिए चलते हैं क्योंकि कुछ लोगों का सेरिबेलम थोड़ा ढंग से काम नहीं कर रहा होता, इसलिए वो उठ के चलने लगते हैं। उसको हम सोमनाम्बुलिज्म कहते हैं। उसको हम सोमनाम्बुलिज्म कहते हैं, जिसमें हम लोग वॉक करने लगते हैं। द वन हु वॉक्स इन स्लीप इज़ नोन एज सोमनाबुलिज्म। तो वही चीज़ है कि जब कोई सोमनाबुलिस्ट है, मतलब वो इंसान जो स्लीप में वॉक करता है, उसका मतलब सेरिबेलम कुछ मतलब सेरिबेलम जो है वो ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है, या फिर फोर ब्रेन ढंग से काम नहीं कर रहा। फोर ब्रेन उसको मतलब मैनेज नहीं कर पा रहा, फोर ब्रेन उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो उसका ये सेंस हो सकता है। लेकिन वैसे जनरली सारे जो लोग हैं वो नहीं चलते। अब हम पढ़ने वाले हैं कि जो आपका ये है
फोर ब्रेन जो है उसमें कितने कितने पार्ट्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमें पढ़नी है, तो पहले हम पढ़ेंगे थैलेमस के बारे में। और हाँ, फोर ब्रेन को हम प्रोस इंसेफेलम भी कहते हैं, यानी कि अग्र मस्तिष्क, ये इसका साइंटिफिक नेम है। इसके अंदर जो पार्ट्स आते हैं वो थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड सेरिब्रम है। सो इनको पढ़ते हैं आप। यहाँ पे लिखा है फंक्शन ऑफ थैलेमस। देखो थैलेमस का क्या फंक्शन है, हमने मिड ब्रेन में इस चीज़ को पढ़ा था कि जो मिड ब्रेन होता है वो आपके दो सेंसरी ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। जो मिड ब्रेन होता था वो हमारी क्या बोलते हैं आपको, ऑडिटरी एंड विजुअल फंक्शंस को कर रहा था, यानी कि ऑडिटरी जिसमें हम बोलते हैं, ठीक है, और हमारे विजुअल फंक्शंस को कर रहा था। तो ऑडिटरी एंड विजुअल फंक्शंस को, मतलब हमारी सुनने वाली, सॉरी बोलने वाली नहीं, हमारी सुनने वाली हमारी जो सुनने वाली सेंसेस होती है उसको कंट्रोल कर रहा था। और इसके साथ साथ मिड ब्रेन आपकी विजुअल्स को भी कंट्रोल कर रहा था, यानी कि जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, उसको कंट्रोल कर रहा था। लेकिन इसके अलावा वो बाकी तीन सेंसरी ऑर्गन्स को कंट्रोल नहीं कर रहा था। जैसे कि हमने यहाँ पे मेंशन भी किया है कि इट ओनली कंट्रोल्स टू सेंसरी ऑर्गन्स। ये केवल और केवल दो सेंसरी ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, यानी कि ये आई एंड ईयर को कंट्रोल करता है, यानी कि आपके ऑडिटरी, सुनने वाले और देखने वाले फंक्शंस को कंट्रोल करता है। जबकि जो आपका थैलेमस होता है वो इसके अलावा जो तीन बचे हुए हैं ना उनको कंट्रोल करेगा। जैसे कि नोज़ कंट्रोल स्मेल, active in dogs, thalamus differentiate between the smell, nose only receives smell। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि नाक जो है ना, आपकी जो नोज़ होती है वो स्मेल को रिसीव करने का काम करती है, ठीक है। कैसे हम बता देते हैं कि आज खाने में ये बना है, कोई कोई का थैलेमस तो इतना ज़्यादा एक्टिव होता है कि वो ये भी बता देता है कि दूसरे के घर में क्या खाना बना है। वो स्मेल को एकदम, मतलब जो चीज़ होती है, स्मेल होती है, उसको डिफ्रेंशिएट करके बता देता है। सो बेसिकली ये जो आपका थैलेमस होता है ये आपकी स्मेल को कंट्रोल करता है। ये सबसे ज़्यादा डॉग्स में एक्टिव होती है, इसलिए हम डॉग्स को कई बार चीज़ों में, मतलब जो भी जैसे उन चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं कि कोई संगीन वस्तु अगर है, कोई मतलब ऐसी चीज़, कोई लावारिस वस्तु पड़ी हुई है, बॉम्ब्स कहाँ पर हैं, या फिर किसी की बॉडी को ढूंढना है एंड ऑल, ये सारी चीज़ों के लिए डॉग्स को रखा जाता है, क्योंकि वो बहुत जल्दी ही चीज़ों को स्मेल कर लेते हैं और पता लगा लेते हैं कि ये व्यक्ति जो है वो पर्टिकुलरली कहाँ तक गया है एंड ऑल, ये सारी चीज़ें। तो मतलब इसलिए नारकोटिक्स वगैरह है या ड्रग्स वगैरह के मामले होते हैं तो डॉग्स को लेके जाया जाता है, क्योंकि वो एकदम पता लगा लेते हैं, उनको स्मेल ही करवाया जाता है नारकोटिक्स, तो उनको एकदम समझ आ जाता है कि ये चीज़ जो है वो कहाँ मिलेगी। तो आराम से डॉग्स जो हैं वो बता देते हैं, क्योंकि उनका जो थैलेमस होता है वो कई ज़्यादा एक्टिव होता है। तो ये जो थैलेमस वाला पार्ट होता है ये आपका स्मेल कंट्रोल करता है, सबसे ज़्यादा डॉग्स में एक्टिव होता है। और जो थैलेमस है वो आपको ये बताता है कि स्मेल किस चीज़ की है, यानी कि ये आपके किस परफ्यूम की स्मेल है वो ये भी बताएगा, ये फॉग की स्मेल है या फिर ये किसी दूसरे, जैसे कि फार डिओड्रेंट है या कुछ भी है, ये उसकी स्मेल है। तो मतलब जो स्मेल है ना, मतलब जो नोज़ है, जो आपका नोज़ है वो बस स्मेल को रिसीव करता है। थैलेमस बताता है कि किस चीज़ की स्मेल है। लेट्स से फॉर एग्जांपल ये इडली डोसे की स्मेल है या फिर ये राजमा चावल की स्मेल है, तो ये कौन बताएगा आपको, आपका थैलेमस डिफ्रेंशिएट करके बताएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। नाउ टंग है, टंग क्या करता है, रिसीव करता है टेस्ट। टंग ओनली रिसीव टेस्ट, ये सिर्फ टेस्ट को रिसीव करेगा, लेकिन थैलेमस आपको बताएगा डिफ्रेंशिएट करके कि किसका टेस्ट है, ये बिटर है, सॉर है, मतलब खट्टा है या मीठा है कोई चीज़, या फिर कोई चीज़ बहुत एसिडिक इन नेचर है। तो आपका जो थैलेमस होगा वो डिफ्रेंशिएट करता है टेस्ट में कि ये किस चीज़ का टेस्ट है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि ये इडली डोसा की स्मेल है या फिर ये राजमा चावल की स्मेल है, अब ये थैलेमस बताएगा कि ये इडली डोसे का टेस्ट है या फिर ये राजमा चावल का टेस्ट है, राइट। तो यही चीज़ के बारे में हम बता रहे थे कि जो आपका टंग होता है, जो आपकी जीभ होती है, वो बस टेस्ट को रिसीव करती है। थैलेमस बताता है कि ये किस चीज़ का स्मेल हो सकता है। और स्ट्रेस में हमें कभी कभी टेस्ट का पता ही नहीं चलता, ठीक है। इन स्ट्रेस वी कांट नो द टेस्ट, मतलब हमें टेस्ट का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता, क्योंकि हम उस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते, तो हमारा थैलेमस ढंग से काम नहीं करता। एंड उसके बाद आता है स्किन, राइट। तो स्किन आपको क्या बताती है, स्किन आपको बहुत सारी चीज़ें बताती है, कोई चीज़ हॉट है, कोई चीज़ कोल्ड है, स्किन आपको ये बताती है। तो सबसे पहली चीज़ तो फीलिंग ऑफ टच, स्किन से आपको टच का एहसास होता है। जैसे किसी ने आपको टच किया या फिर किसी चीज़ से आप टकरा गए, किसी चीज़ से आप टच हो गए, तो आपको उस चीज़ का पता चल जाएगा, ठीक है। इवन आपको टेम्परेचर बताने में भी हेल्प करता है, जैसे ठंडा है, गर्म है, क्या है, ये भी बताने में हेल्प करता है, हॉट है या फिर कोल्ड है, ये बताने में हेल्प करता है। और एक्सटर्नल पेन भी, जैसे कि आपका स्किन ही आपको बताता है कि कहाँ पे चोट लगी हुई है, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट थी। तो यहाँ पे हमने अभी तक क्या पढ़ा कि जो फोर ब्रेन है, पहली बात तो ये, इसको हम हायर ब्रेन कहते हैं, क्योंकि ये बाकी अदर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन को भी कंट्रोल करता है। जैसे कि ये मिड ब्रेन को कंट्रोल करता है, ये सेरिबेलम को भी कंट्रोल करता है,
दूसरा चीज़, इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है आपका थैलेमस। जो आपका थैलेमस होता है वो आपके 3 सेंसरी ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, यानी कि नोज़ को, टंग को, स्किन को। नोज़ को कैसे कंट्रोल करेगा, मतलब ये है कि ये स्मेल को कंट्रोल करता है। ये स्मेल में डिफ्रेंशिएट करके बताता है कि किस चीज़ की स्मेल है, ठीक है। आग लगने की स्मेल कैसी होती है, धुआं धुआं की जो स्मेल होती है वो कैसी होती है, तो हमें इन चीज़ों का अंदाज़ा हो जाता है। अब कोई चीज़ टेस्ट में ख़राब है या सही है वो हमारा टंग बता सकता है, हमारा जो नोज़ है वो भी बता सकता है। एंड स्किन से हमें किस चीज़ का वो होता है, एहसास होता है एक्सटर्नल पेन का। ये पेन का एहसास होता है और एक्सटर्नल टेम्परेचर का भी एहसास होता है, यानी कि कोई चीज़ हॉट है, गर्म है, वो भी हमें स्किन के थ्रू पता चलता है। नाउ हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन, ये कुछ रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। ये चीज़ें हम ग्लैंड्स वाले टॉपिक में हम लोगों ने देखी हुई है ऑलरेडी। थैलेमस, हाइपोथैलेमस, कई सारे, मतलब हाइपोथैलेमस जो होता है वो कई सारे वो बनाता है, कई सारे हॉर्मोन्स को बनाता है। तो ये कहीं ना कहीं हेल्प करता है रिप्रोडक्शन में, मतलब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस आप कह सकते हो कि ओवरी एंड टेस्टिस, उसके अंदर भी ये कहीं ना कहीं हेल्प करता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। यहाँ पर है हाइपोथैलेमस के बारे में, बट उससे पहले यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट इज़ फीलिंग्स एंड इमोशंस। क्या फीलिंग और इमोशन सेम है कि अलग अलग है? तो पहली बात तो फीलिंग और इमोशंस दोनों अलग होती हैं, ठीक है। फीलिंग प्राइमरी स्टेज होती है और उसके बाद एक इमोशन वाली स्टेज आती है। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको भूख लग रही है, तो ये हंगर की ना फीलिंग होती है। हंगर कोई इमोशन नहीं है, हंगर की फीलिंग है। तो आपको जैसे बहुत तेज़ भूख लग रही है, ठीक है, आप हंग्री हो, आपको हंग्री फील हो रहा है, लेकिन आपके जेब में बिल्कुल भी पैसे नहीं है, तो आपका इमोशन कैसा हो जाएगा, सैड हो जाओगे, आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाओगे, ये आपका इमोशन होगा। लेकिन आप जैसे ही थोड़ी दूर पर जाते हो आपको अपना दोस्त दिखाई देता है, और दोस्त जो है वो टिफ़िन लाया होता है। तो वो दोस्त कहता है कि यार मेरा तो आज पेट भरा हुआ है, ये तू खा ले, या फिर एक काम करते हैं हम लोग शेयर कर लेते हैं इस लंच को। तो आप खुश हो जाते हो। तो ये खुशी का जो इमोशन है ना, ये मतलब सैड है और जो हैप्पी है, ये जो इमोशन है ये बेसिकली क्या है, ये आपके इमोशंस होते हैं। जो सैड हो गया, हैप्पी हो गया, ये आपकी इमोशंस होते हैं। वेराज जो फीलिंग है वो कैसी हो सकती है, इट कंट्रोल्स फीलिंग। जो आपका हाइपोथैलेमस होता है, ये भी फोर ब्रेन का पार्ट है हाइपोथैलेमस, और ये भी ग्लैंड वाले टॉपिक में हमने देखा था कि कई सारे हॉर्मोन्स बनाता है ये, मतलब ये दो कम से कम हॉर्मोन्स और भी कई चीज़ों में हेल्प करता है। सो इट कंट्रोल्स फीलिंग, ये आपकी फीलिंग्स को कंट्रोल करता है। एंगर, गुस्से को, हंगर, भूख को, लव की फीलिंग, स्लीप की फीलिंग, मतलब जैसे नींद आ रही है, ये भी एक फीलिंग होती है। देखो हंगर की फीलिंग है, स्लीप की है, और अगर आपको कुछ दर्द है, इंटरनल पेन है, उसकी फीलिंग है, या फिर आपको टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर, ये एक्सटर्नल इंटरनल टेम्परेचर बताते हैं, इसको हम पढ़ते हैं अभी। तो ये आपकी फीलिंग को कंट्रोल करता है। आपको गुस्सा है, आपको भूख लग रहा है, आपको लव की फीलिंग आ रही है, आपको नींद आ रही है, आपको प्यास लग रही है, आपको डर लग रहा है, ये सारी फीलिंग्स है। तो ये सारी फीलिंग्स और फीलिंग्स जो होती हैं वो प्राइमरी स्टेज पर होती हैं, और ये आपके इंटरनल टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। यानी कि बुखार वगैरह हो गया तो पता चल जाएगा आपको। इंटरनल पेन, आपके पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, तो उसका भी पता यही बताता है कि मतलब आपके पेट में दर्द हो रहा है, आपको इंटरनल इंजरी या पेन हो रहा है, तो ये हमें हाइपोथैलेमस बताते हैं, इसका काम होता है इसे कंट्रोल करता है। देन इट कंट्रोल सेक्सुअल डिज़ायर, आपकी जो लैंगिक इच्छा होती है उसको भी कंट्रोल करता है। एंड इट कंट्रोल्स द मास्टर ग्लैंड एज इट इज़ अ सुपर मास्टर ग्लैंड। तो ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि मास्टर ग्लैंड जो है वो हमारा क्या होता है। मास्टर ग्लैंड इज पिट्यूटरी ग्लैंड, ये हम अपने ग्लैंड वाले टॉपिक्स में पढ़ चुके थे। और जो सुपर मास्टर ग्लैंड होता है उसको हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। तो जब हाइपोथैलेमस कंट्रोल करे मास्टर ग्लैंड को, तो उसको हम लोग सुपर मास्टर ग्लैंड कहते हैं। तो यहाँ लिखा है इट कंट्रोल्स द मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी, और अगर ये पिट्यूटरी को कंट्रोल कर रहा है तो ये सुपर मास्टर ग्लैंड है, क्योंकि ये मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी को कंट्रोल कर रहा है। तो ये बहुत इजी सी चीज़ थी, और इसके अंदर हमने कुछ नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट इज़ फंक्शन ऑफ सेरिब्रम, और ये बहुत ही ज़्यादा मेन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें फोर ब्रेन की ना, अगर हम फोर ब्रेन की बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि फोर ब्रेन के अंदर 80% पार्ट जो है ना वो आपका सेरिब्रम कंट्रोल करता है। सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, ये फोर ब्रेन का पार्ट है, ठीक है। इट्स अ पार्ट ऑफ अ फोर ब्रेन विच कवर्स 80% पार्ट ऑफ द ब्रेन, ये पूरे 80% ब्रेन के पार्ट को कवर करता है। इट इज़ नोन एज द लार्जेस्ट सब पार्ट ऑफ द ब्रेन। मतलब अगर हम बात करें फोर ब्रेन की, तो फोर ब्रेन में आपका पहले हाइपोथैलेमस, या मतलब आपका हाइपोथैलेमस थैलेमस आ जाएगा, पहले थैलेमस देन हाइपोथैलेमस, उसके बाद आपका ये सेरिब्रम का पार्ट आ जाएगा। तो ये 10% है, और ये अपने आप में खुद 80% है, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये फोर ब्रेन का सबसे बड़ा सब पार्ट कहलाता है, ठीक है। लार्जेस्ट सब पार्ट ऑफ द ब्रेन भी यही है। ये मेमोरी को स्टोर करता है, आपकी जो मेमोरी होती है, आपके दिमाग के अंदर जो भी चीज़ें फीड है उसको स्टोर करता है। ये आपको इंटेलिजेंस यानी कि जो सामान्य बुद्धि है वो प्रोवाइड करता है, और ये आपके इमोशंस को कंट्रोल करता है। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हाइपोथैलेमस आपके फीलिंग्स को कंट्रोल करता है, ना कि इमोशंस को, एंड सेरिब्रम आपके इमोशंस को कंट्रोल करता है।
अब यहाँ पे क्वेश्चन है सेरिब्रम एक्टिव्स इन, तो सबसे ज़्यादा जो सेरिब्रम होता है ना वो किस में एक्टिव होता है, वो फीमेल में एक्टिव होता है। तो 0.2% एक्टिव इन फीमेल्स। सबसे ज़्यादा जो मतलब सबसे ज़्यादा जो सेरिब्रम होता है वो फीमेल्स में एक्टिव होता है, लेकिन मेल्स के लिए खुशी की बात ये है कि मेल्स में इसका साइज़ जो होता है वो स्लाइटली लार्जर होता है। मतलब सेरिब्रम का जो साइज़ है वो थोड़ा सा बड़ा है। और सेम चीज़ हमने पढ़ी थी जब हम ब्रेन पढ़ रहे थे कि जो ब्रेन है वो हमेशा मेल्स का जो है वो थोड़ा सा लार्जर ही होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल, वो थोड़ा सा बड़ा ही होता है। हार्ट की भी बात करोगे तो वो ऑर्गन भी मेल का जो है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, फीमेल का थोड़ा छोटा होता है। जैसे हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, वैसे ही सेरिब्रम भी है। सेरिब्रम एक्टिव किस में होता है, फीमेल्स में 0.2% ज़्यादा एक्टिव होता है, लेकिन मेल्स में इसका साइज़ बड़ा होता है। अब 0.2% एक्टिव क्यों है, क्योंकि फीमेल्स जो होती हैं ऐसा कहा जाता है कि वो ज़्यादा इमोशनल होती हैं, अटैच्ड होती हैं हर एक चीज़ से। ऐसा नहीं कि मेल्स बिल्कुल भी अटैच और इमोशनल नहीं होते, लेकिन फीमेल्स के अंदर ये चीज़ें ज़्यादा हैं, राइट। और ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये साइंस कह रहा है। कभी आप ये कह दो कि जो है क्या इमोशनल्स हम औरतें ही होती हैं एंड ऑल, ये सारी चीज़ें नहीं हैं। ये साइंटिफिक जो हमारी कुछ फैक्ट्स हैं उसके ऊपर, उससे हमें पता चला है कि जो फीमेल होती हैं वो थोड़ी इमोशनल ज़्यादा होती हैं, लेकिन इंटेलिजेंट भी होती हैं। मेमोरी भी उनमें बहुत अच्छे से होती है, उनको ना चीज़ें मेमोराइज हो जाती हैं जल्दी से। याद है कि जब हम लोग कितना ज़्यादा झगड़ा करते हैं तो एकदम एकदम बोल देते हैं, यार मैं तुम्हें ये चीज़ नहीं दे रही हूँ क्योंकि तुमने मुझे उस दिन पानी नहीं दिया था। अब उस दिन किस दिन वो ये भी बता देंगे कि शाम का वक्त था, ठीक है, और 6 बज रहे थे और इस टाइम में मैंने तुमसे पानी मांगा था, तुमने नहीं दिया। तो मेमोरी उस हिसाब से काफ़ी शार्प है। मतलब ये तो खैर जोक की बात थी, लेकिन मेमोरी वैसे भी बहुत ज़्यादा शार्प होती है। हम चीज़ों को, हम तिथि जो हम डेट जिनको हम कहते हैं उनको भी हम बहुत अच्छे से याद रख पाते हैं, राइट। तो ये इसलिए सेरिब्रम जो होता है वो 2% एक्टिव होता है ज़्यादा फीमेल में। नाउ 2 पार्ट होते हैं सेरिब्रम के। सेरिब्रम के 2 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है हिपोकैम्पस एंड सेकेंड इज सेरिब्रल कॉर्टेक्स। हिपोकैम्पस क्या होता है, हिपोकैम्पस आपकी मेमोरी को स्टोर करता है, राइट। हिपोकैम्पस ऑलवेज स्टोर्स मेमोरी। ये जो आपके अंदर आपका जो दिमाग है, आपकी जो मेमोरी है उसको स्टोर करता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल आप लोग अभी इस चैप्टर को पढ़ रहे हो, तो अभी आपकी मेमोरी स्टोर नहीं हुई है, अभी आप बस पढ़ रहे हो। लेकिन जब आप इसको 3-4 बार रिवाइज कर लोगे, कुछ क्वेश्चंस बना लोगे, आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाएंगी, तो ये आपकी मेमोरी बन जाएगी और ये हिपोकैम्पस में जाके स्टोर हो जाएगा। इसलिए हिपोकैम्पस को हम और भी क्या बोल देते हैं, यहाँ पे लिखा है ऑल्सो नोन एज हार्ड डिस्क ऑफ ब्रेन। इसे हम ब्रेन का हार्ड डिस्क कहते हैं जिसमें सारा डेटा फीड है। लेकिन अगर ये डैमेज हो जाए तो क्या होगा, और इफ़ इट डैमेजेस देन इट विल लीड टू मेमोरी लॉस, जिसे हम एमनेशिया कहते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे फोटो लगाया है कि जो गजनी मूवी थी उसमें जो संजय सिंघानिया का रोल प्ले कर रहे थे आमिर खान, उनको ये वाली प्रॉब्लम हो जाती है उनके ब्रेन पे चोट लगने से, राइट। उनका जो मेमोरी लॉस है वो हो जाता है और उनकी जो न्यू मेमोरी है ना वो फॉर्म नहीं हो पाती। मतलब न्यू मेमोरी बनती तो है, मतलब लेकिन ओल्ड मेमोरी ख़राब हो जाती है, मतलब ख़त्म हो जाती है। जैसे कि न्यू मेमोरी, जैसे कि अभी अभी आप किसी से मिले तो कुछ टाइम के बाद वो ओल्ड हो जाएगी, तो वो मेमोरी डिस्ट्रॉय हो गई। और वैसे भी उन्हें पिछला कुछ याद नहीं होता, पिछला कुछ उन्हें याद नहीं आता, उनकी न्यू मेमोरी जो है वो बनती रहती है, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा भूल जाते हैं। तो जिसमें ओल्ड मेमोरी आपकी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाए कि आप क्या थे, आप पहले क्या करते थे, जब ये डिस्ट्रॉय हो जाए, लेकिन न्यू मेमोरी बनती रहे। और तभी तो वो फ़ोटो खींच खींच के रखता था क्योंकि उसको याद नहीं रहता था, राइट। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे उसी चीज़ के बारे में बोला जा रहा है कि जो आपका हिपोकैम्पस होता है, अगर इस पर चोट लग जाती है तो आपकी मेमोरी जो स्टोर हुई है वो मेमोरी स्टोर नहीं रहेगी। तो आपकी पुरानी मेमोरी सारी ख़त्म हो जाएंगी, जिसको हम मेमोरी लॉस या एमनेशिया कहते हैं। एंड जो न्यू मेमोरी है वो बनती रहेगी, लेकिन वो न्यू मेमोरी भी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है आपको एकदम से, मतलब कहीं पे आपको मतलब भूलने की थोड़ी सी बीमारी हो सकती है। और हिपोकैम्पस को तो हम हार्ड डिस्क ऑफ ब्रेन कहते ही हैं। इसके अलावा जो आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है, हिपोकैम्पस के बारे में हम पढ़ चुके हैं, उसका काम बस मेमोरी को स्टोर करना है। अब जब सेरिब्रल कॉर्टेक्स की बात आती है तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में आपके कितने पार्ट्स होते हैं, इसमें आपके 4 पार्ट्स हैं या 4 लोब्स भी कह सकते हैं। जैसे पैराइटल लोब अभी पढ़ेंगे, यहाँ पे पैराइटल लिखा भी हुआ है। ऑक्सीपिटल यहाँ पर पीछे है, इसका फोटो मैं दोबारा लगा दूंगी। टेम्पोरल लोब, टेम्पोरल ये वाला टेम्पोरल लोब एंड फ्रंटल लोब। अब इसका क्या क्या काम होता है अब हमें ये स्पेसिफिकली पढ़ना है। सो हम आगे चलते हैं अपने टॉपिक पे, और ये बहुत ईजी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और मैंने कई सारे पिक्चर्स का इस्तेमाल कर कर इसको यूज़ किया है, इसको लगाया है। सो हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं। सो
फ्रंटल लोब का काम क्या होता है, पहले हम इनको रीड करेंगे, उसके बाद एक फ़ोटो के थ्रू चीज़ों को समझेंगे। तो फ्रंटल लोब का मतलब इसका क्या काम होता है, तो यहाँ पे देखते हैं। यहाँ लिखा है फॉर्मेशन ऑफ मेमोरी। देखो अभी आप ना चीज़ों को पढ़ रहे हो, ठीक है। हिप्पोकैम्पस में मेमोरी तभी स्टोर होगी जब वो पूरी तरीके से बन जाएगी, जब आप इस चैप्टर को याद कर लोगे, सारे नोट्स बना लोगे, बार बार रिविजन कर लोगे, उसके बाद आपके ये हिप्पोकैम्पस में स्टोर हो जाएगा। लेकिन जब आप पढ़ रहे होते हो तो मेमोरी बन रही होती है, ठीक है। सो यहाँ लिखा है कि फ्रंटल लोब आपकी फॉर्मेशन करता है मेमोरी की, आपकी मेमोरी को बनाने का काम करता है। सो फ्रंटल लोब किस लिए काम आता है, ये आपकी मेमोरी को फॉर्मेशन करता है, मतलब आपकी मेमोरी बनाता है, जो बाद में जाके हिप्पोकैम्पस में स्टोर होती है। पहले तो मेमोरी बनती ही है, एकदम से मेमोरी बन के स्टोर नहीं हो सकती, पहले वो बनेगी, उसके बाद वो धीरे धीरे हिप्पोकैम्पस में जाके स्टोर हो जाएगी। इफ़ फ्रंटल लोब डैमेजेस देन देयर विल बी नो मेमोरी फॉर्मेशन। अब देखो जब फ्रंटल लोब डैमेज हो जाए मान लो, तो हमें कोई मेमोरी बन पाएगी, कोई मेमोरी नहीं बन पाएगी। तो वही चीज़ लिखिए, ये आपकी मेमोरी बनाता है, और अगर यही डैमेज हुआ है, अगर यही डैमेज हो जाए तो ये आपकी मेमोरी को नहीं बना पाएगा, और इससे जो प्रॉब्लम हो जाएगी उसको हम अल्जाइमर कहते हैं। अब देखो एमनीशिया और अल्जाइमर में क्या डिफरेंस है। एमनीशिया था कि आपकी ओल्ड मेमोरी डिस्ट्रॉय हो जाती है लेकिन न्यू मेमोरी बनती रहती है। लेकिन एल्जाइमर में क्या होता है, आपकी जो न्यू मेमोरी होती है वो ही नहीं बनती, आपकी आपके पास पुरानी जो मेमोरी है वो तो रहती है लेकिन न्यू मेमोरी नहीं बनती। जैसे आप इस लेडी को देखो, इसका जो चश्मा है वो इसने सर पे रखा हुआ है, इसने चश्मे को सर पे लगाया हुआ है, लेकिन फिर भी ये ढूंढ रही है कि चश्मा कहाँ है, क्योंकि इनकी न्यू मेमोरी जो है वो नहीं बन पाई है अभी तक भी, ठीक है। तो उसी चीज़ की बात हो रही है यहाँ पे कि आपकी ओल्ड मेमोरी मतलब एमनेशिया में क्या होता है, आपकी ओल्ड मेमोरी तो ख़त्म हो जाती है, न्यू मेमोरी बनती रहती है। लेकिन एल्जाइमर में ऐसा नहीं होता। एल्जाइमर में जो आपकी पुरानी मेमोरी है वो रहती है, लेकिन जो न्यू मेमोरी होती है वो नहीं बन पाती और आप चीज़ों को रख के भूल जाते हो, ठीक है। उसके बाद है आपका यहाँ पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट। जो फ्रंटल लोब होता है वो आपकी पर्सनालिटी को भी डेवलप करने का काम करता है, लेकिन अगर फ्रंटल लोब डैमेज हो जाए तो फिर आपकी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट भी नहीं हो पाएगा। और आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो जाएंगी, आपको हो जाएगा एमपीडी एंड एसपीडी। एमपीडी एंड एसपीडी मीन्स व्हाट, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो जाएगा एंड स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो जाएगा। इन दोनों ही, ये तो आपका एक वेब सीरीज़ है ब्रीथ इनटू द शैडोज़, ये आपका वेब सीरीज़ है जिसमें जो अभिषेक बच्चन है उसको ये स्प्लिट पर्सनालिटी का प्रॉब्लम होता है, जबकि ये भूल भुलैया मूवी आपने ज़रूर देखी होगी। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बेसिक लेवल पे डुअल पर्सनालिटी यानी कि यहाँ पे स्प्लिट पर्सनालिटी का प्रॉब्लम रहता है। एंड जो अपरिचित वाली मूवी थी उसमें तो आपका मल्टीपल पर्सनालिटी का डिसऑर्डर है। तो आप ये सारी चीज़ें जो हैं अगर मन हो तो आप देख सकते हो, वहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा कि एक जो पर्सन है वो दो अलग अलग या फिर कई सारी अलग अलग जो पर्सनालिटी है उसको पजेस करने लगता है, और ये ऐसे किसी को भी नहीं हो जाता। ये ऐसे स्प्लिट पर्सनालिटी और ये मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर ये ऐसे किसी को भी नहीं हो जाता। ऐसा मतलब ऐसा कहा गया है कि ये तब होता है जब आपके साथ बचपन में कोई ऐसा बहुत बड़ा हादसा हुआ हो या आपको किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा शौक लगा हो, तब आपके अंदर कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से ये चीज़ हो जाती है, राइट। तो ये था पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में कि फ्रंटल लोब, अगर एक तो पहली बात फ्रंटल लोब आपका मेमोरी बनाता है, अगर फ्रंटल लोब डैमेज तो मेमोरी भी नहीं बन पाएगी, अल्जाइमर हो जाएगा। ये आपका पर्सनालिटी डेवलप करता है, लेकिन फ्रंटल लोब डैमेज हो जाएगा तो पर्सनालिटी भी डेवलप नहीं हो पाएगा और आप मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर एंड स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर के शिकार हो जाओगे। तो अपरिचित, भूल भुलैया एंड अच्छा यहाँ पे मैं लिखना भूल गई, ये ब्रीथ सीज़न 1 है, ये मतलब सीज़न 2 अभी आएगा, ब्रीथ सीज़न 1 है ये। सो बेसिकली यहाँ पर ये स्प्लिट पर्सनालिटी एंड मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का प्रॉब्लम होता है। इसके अलावा फ्रंटल लोब क्या क्या करता है, पहले तो आपका पर्सनालिटी डेवलप करेगा, आपका फॉर्मेशन करेगा मेमोरी का, आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा। सो इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, इट हेल्प्स इन थिंकिंग ऑल्सो, ये आपके किसी चीज़ को सोचने में हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग कंसंट्रेशन, आपका कंसंट्रेशन बनाते हैं, एकाग्रता जिसे हम कहते हैं। और अगर जिसका एकाग्रता नहीं बन रहा तो आप लोग मेडिटेट करिए। सो इट ऑल्सो हेल्प्स इन मेडिटेशन एंड इट हेल्प्स इन क्रिएटिविटी। कुछ क्रिएटिविटी जैसे लोग होते हैं ना बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, जो पोएम्स लिखते हैं या पोएम्स बनाते हैं या फिर स्टोरीज़ बनाते हैं, तो वो हाईली क्रिएटिव होते हैं। तो जो लोग ज़्यादा क्रिएटिव हैं उनका फ्रंटल लोब बहुत अच्छे से काम कर रहा है। इसके अलावा इट कंट्रोल सेरिबेलम, राइट। तो जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि फोर ब्रेन को
हायर ब्रेन कहा जाता है। तो जैसे फोर ब्रेन को हायर ब्रेन इसीलिए तो कहा जाता है क्योंकि वो बाकी ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। तो फोर ब्रेन एक तरीके से आपके सेरिबेलम को कंट्रोल कर रहा है, राइट। तो ये इट कंट्रोल सेरिबेलम सो दैट वी विल नॉट वॉक इन स्लीप, जिसको हम सोमनाम्बुलिज्म कहते हैं। तो सोमना रूट वर्ड है स्लीप के लिए, एंड बुलिज्म या एम्बुल का मतलब होता है, एम्बुल जैसे एम्बुलेंस होते हैं ना, एम्बुलेंस का मतलब भी वैसे ही होता है कि जहाँ से भी जगह मिले वहाँ से निकल जाना। तो यहाँ पर इंसान के साथ भी यही होता है कि वो वॉक करता है स्लीप में, जहाँ जगह मिलती है वहाँ चल देता है। तो ऐसा लोग मतलब अगर ये डैमेज हो जाए तो ये वाली प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर ये मतलब फ्रंटल लोब सही रहे तो सेरिबेलम भी सही रहेगा, आप उठ के चलने नहीं लगोगे। लेकिन फ्रंटल लोब डैमेज हो जाए तो वो ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, हम उठ के चल सकते हैं। नाउ इफ़ सेरिबेलम इज़ एक्टिव ड्यूरिंग नाइट देन वाई डोंट वी वॉक। हम लोग क्यों वॉक नहीं करते? क्योंकि ये फोर ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है, इसलिए हम वॉक नहीं करते। तो ये कुछ चीज़ें थी फ्रंटल लोब के बारे में। उसके बाद आपका पैराइटल लोब आता है, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे फोटो देख लेते हैं। अभी हमने फ्रंटल लोब के बारे में देखा। तो जो फ्रंटल लोब है वो क्या करता है? आपका थिंकिंग, अभी हमने देखा कि आपकी थिंकिंग में हेल्प करता है, बोलने में हेल्प करता है, रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करता है। तो ये कुछ और चीज़ें थी कि आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो रीजनिंग लगा करके, ये सारी चीज़ें। तो ये था फ्रंटल लोब के बारे में, राइट। आपकी मेमोरी बन सकती है, ओके, और डिसीजन ले सकते हो, थिंकिंग कर सकते हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। देन नेक्स्ट इज पेराइटल लोब। पेराइटल लोब क्या होता है? पेराइटल लोब का काम क्या होता है? पहली बात तो ये रीजनिंग एंड लॉजिकल से रिलेटेड है, आप इसमें अपना रीजनिंग लॉजिकल वगैरह ये सब लगा सकते हो। सेकेंड इज डिस्टेंस डायरेक्शन एंड हेल्प्स इन ड्राइविंग एंड स्पीड। तो देखो यहाँ पर एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये जो पैराइटल लोब होता है ना, ये डिस्टेंस मेजर कर लेता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो इंसान जब ड्राइविंग कर रहा होता है तो उसका पैराइटल लोब ही काम कर रहा होता है, क्योंकि उसको डिस्टेंस डायरेक्शन स्पीड कितना रखना है, डायरेक्शन किस डायरेक्शन में जाना है, किस डिस्टेंस से कितना डिस्टेंस है, ये सारा कुछ आपका पैराइटल लोब देखता है। ये आपकी कम्युनिकेशन को कंट्रोल करता है, बातचीत करने को कंट्रोल करता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन कैसे कंट्रोल करेगा? जैसे कुछ लोग होते हैं जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कुछ होते हैं इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट जो अपने तक रहते हैं, वो ज़्यादा लोगों से घुलते मिलते नहीं हैं, वो ग्रेगेरियस बिल्कुल नहीं होते, मिलनसार नहीं होते, सोशलेबल नहीं होते। तो हम अपना जो कम्युनिकेशन है वो किस तरह से रखते हैं? जो इंट्रोवर्ट है वो कैसे रखते हैं? एक्सट्रोवर्ट तो बहुत ही ज़्यादा बोलते चले जाते हैं। तो ये हमारे कम्युनिकेशन को कंट्रोल करता है, ये आपकी लैंग्वेज को स्टोर करता है। अब एक चीज़ और है, इम्पॉर्टेंट है, और वो क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए कि जैसे मतलब आपने कई सारी सीरियल्स में देखा होगा कि कोई इंसान है, उसको सर पे चोट लग गई है और वो सब कुछ भूल गया है कि ये कौन है, ये मेरी मम्मी है, ये मेरे हस्बैंड हैं, ये मेरा ये है, ये मेरा भाई है, ये मेरी सिस्टर है, वो सब कुछ भूल गया है। लेकिन वो ये उसके दिमाग में मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि वो सब कुछ भूल गया लेकिन वो अपनी लैंग्वेज नहीं भूला? तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आपके सर पे चोट लगती है तो आपका हिपोकैम्पस डैमेज होता है, जिसमें मेमोरी स्टोर होती है। तो जब आपका हिपोकैम्पस डैमेज हो रहा है और आपकी मेमोरी जो है वो स्टोर हो रही है, मतलब मेमोरी आपकी हिपोकैम्पस में स्टोर है, और अगर आपका ब्रेन डैमेज होता है, आप कुछ चीज़ भूल गए हो, दैट मीन्स आपका हिपोकैम्पस डैमेज हुआ है। लेकिन आपको ये पता होता है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, आपको लैंग्वेज याद रहती है क्योंकि वो पैराइटल लोब में स्टोर होती है, वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में जो है आपका है स्टोर होती है। तो हिपोकैम्पस मेमोरी को स्टोर करता है, इसलिए अगर आपके ब्रेन पे चोट लग जाए, आपके सर पे चोट लग जाए, आपका मेमोरी लॉस हो जाएगा तुरंत, लेकिन आपको लैंग्वेज याद रहेगी क्योंकि वो तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में है ना। और ये तो दो पार्ट्स हैं, एक पार्ट आपका हो गया आपका मतलब एक सेकेंड, ये जो बड़ा पार्ट होता है ये आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है, लेकिन ये वाला पार्ट आपका हिपोकैम्पस होता है। तो हिपोकैम्पस में मेमोरी स्टोर होती है, ये डैमेज होगा तो मेमोरी ख़त्म हो जाएगी, और इसलिए लैंग्वेज बनी रहती है क्योंकि लैंग्वेज यहाँ पे स्टोर होती है, इधर पैराइटल लोब में स्टोर होती है। इसलिए जो इंसान है अगर उसको चोट लग गई है सर में लेकिन फिर भी वो ये बोल पाता है कि मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ, मैं आपको नहीं जानता एंड ऑल, तो लैंग्वेज जो है पैराइटल लोब में स्टोर होती है। हिपोकैम्पस डज नॉट स्टोर लैंग्वेज, हिपोकैम्पस लैंग्वेज स्टोर नहीं करता, बट पैराइटल लोब डस, लेकिन पैराइटल लोब ज़रूर करता है। इफ़ पैराइटल लोब डैमेज देन डायस्लेक्सिया टेक्स प्लेस, एग्जाम्पल तारे ज़मीन पर मूवी। अब देखो यहाँ पर क्या है कि तारे ज़मीन पर जो मूवी थी उसमें जो ईशान अवस्थी है उसको डायस्लेक्सिया होता है। डायस्लेक्सिया का मतलब है जब हम वर्ड्स को नहीं समझ पाते, हम बोल नहीं पाते। तो ऑब्वियसली जब आपका पैराइटल लोब डिस्टर्ब्ड होगा, जब आपका पैराइटल लोब डैमेज होगा तो आप बोल नहीं पाओगे, आप किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, आप डिस्टेंस डायरेक्शन स्पीड वगैरह कुछ भी, और आप लॉजिकल रीजनिंग भी नहीं लगा पाओगे। तो यही चीज़ थी कि पैराइटल लोब डैमेज हो जाता है तो ये वाली प्रॉब्लम हो जाती है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे पैराइटल लोब के बारे में लिखा है, रीडिंग, बॉडी ओरिएंटेशन,
सेंसरी इन्फॉर्मेशन, अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज। तो लैंग्वेज को लेकर के आप इसको समझ सकते हो कि ये मतलब लैंग्वेज जो है ये इसको स्टोर करने का काम करता है। देन नेक्स्ट इज 3 स्टेजेस ऑफ ब्रेन। अब एक नया टॉपिक है, नया टॉपिक तो नहीं पर यही चीज़ है कि हमने पैराइटल लोब एंड फ्रंटल लोब तो कर लिया, अब हमें ऑसिपिटल एंड टेम्पोरल लोब करना है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से बनते हैं हमारे सपने, यानी कि हमारा जो भी सपना देखना होता है, जो भी ड्रीम है वो यहीं से फॉर्मेशन होता है। तो ब्रेन की 3 स्टेजेस होती हैं। पहली तो कॉन्शियस, जैसे कि मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ तो मैं अभी कॉन्शियस हूँ, मैं अभी चेतना में हूँ। चेतना का मतलब है कि मैं आपको समझा रही हूँ, मैं खुद भी चीज़ों को देख पा रही हूँ, मेरा दिमाग जो है वो चल रहा है, तो मैं अभी कॉन्शियस हूँ। लेकिन एक स्टेज होता है जिसे हम कहते हैं सब कॉन्शियस। सब कॉन्शियस वो होता है जब हम सो रहे होते हैं, ना तो हम कॉन्शियस होते हैं ना तो हम अनकॉन्शियस या बेहोश होते हैं। अनकॉन्शियस का मतलब है बिल्कुल ही बेहोशी की हालत, तो ना तो हम बेहोशी में होते हैं और ना ही हम प्रॉपरली कॉन्शियस होते हैं, हम होते हैं सब कॉन्शियस, यानी कि हम आधे उठे होते हैं। अगर हमें उठा दिया जाए तो हम उठ जाएंगे। तो ये जो हमारा सब कॉन्शियस स्टेट होता है ना, या सब कॉन्शियस जो स्टेज होता है ब्रेन का, बस उसी में हमारे जो ड्रीम है उसका फॉर्मेशन होता है। लेकिन ड्रीम के फॉर्मेशन में कौन कौन सा ब्रेन का पार्ट हेल्प करता है? तो ऑसिपिटल एंड टेम्पोरल। ऑसिपिटल का मतलब होता है देखना, ठीक है। टेम्पोरल का मतलब होता है सुनना, यानी कि जब हम सपना देख रहे होते हैं तो सपने में हम कुछ देखेंगे भी, तो ऑसिपिटल क्या करता है, हमें सपना दिखाता है, ठीक है, हमें ये विजुअल फंक्शंस देता है। टेम्पोरल लोब, आप कुछ चीज़ों को सुनते भी हो तो टेम्पोरल लोब, आपका ईयर जो है वो भी एक्टिव होता है, ये हमें ऑडिटरी फंक्शंस देता है। सो बेसिकली मिड ब्रेन आपका सोते समय एक्टिव रहता है, तो वही चीज़ की बात हो रही है कि जो आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स है उसमें ऑसिपिटल एंड टेम्पोरल भी वैसे ही रोल प्ले कर रहे होते हैं, लेकिन ये मिड ब्रेन से थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये उससे थोड़े ज़्यादा बड़े हैं। तो ऑसिपिटल टेम्पोरल एक्टिव ड्यूरिंग दिस सबकॉन्शियस स्टेज, जब आप सो रहे होते हो तो ये एक्टिव होता है। टेम्पोरल कंट्रोल्स ऑल हियरिंग, जितनी भी हियरिंग है वो सारी कंट्रोल करता है। ऑसिपिटल आपका देखने का यानी कि विजन को कंट्रोल करता है क्योंकि आप सपना देख रहे होते हो। ऑडिटरी विजुअल फंक्शंस इन सबकॉन्शियस स्टेज एंड ऑल्सो कंट्रोल्स मिड ब्रेन, ये मिड ब्रेन को भी कंट्रोल करता है। नाउ नेक्स्ट इज कि सपना जब आप देख रहे होते हो तो कौन कौन सा ब्रेन का पार्ट एक्टिव होता है? तो ड्रीम फॉर्मेशन के टाइम पे ऑसिपिटल एक्टिव होता है क्योंकि आप सपना देख रहे हो, तो सपने में कुछ तो देख रहे होंगे, तो वैसे आपकी आंखें खुली नहीं होती लेकिन आपके सामने वो जो दृश्य है वो चल रहा होता है जिसे आप देख रहे होते हो। फिर अगर किसी ने आपको कुछ कहा सपने में, जैसे कि आप बोलते हो ना सपने में उससे मुझे आके ये बोला, तो आप सुन भी रहे होते हो, राइट। फ्रंटल लोब, आप कुछ सोचते वोचते भी हो, आपकी थिंकिंग भी होती है। पैराइटल लोब मतलब आप किसी लैंग्वेज में तो सपना देख ही रहे होंगे ना, तो आप हिंदी में सपना देख रहे होंगे, इंग्लिश में सपना देख रहे होंगे, किसी में भी सपना देख रहे होंगे। तो बेसिकली ये कहा जाए कि ड्रीम फॉर्मेशन कौन से ऑर्गन्स का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, तो ऑसिपिटल, टेम्पोरल, फ्रंटल, पैराइटल सबका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, या फिर आप इसे सेरिब्रल कॉर्टेक्स या फिर आप इसे सेरिब्रम भी कह सकते हो। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि ड्रीम फॉर्मेशन कौन कौन से ऑर्गन्स के थ्रू होता है, तो ऑसिपिटल, टेम्पोरल, फ्रंटल, पैराइटल लोब, ये चारों इसमें काम करते हैं, चारों रिस्पॉन्सिबल होते हैं। या फिर आप सेरिब्रल कॉर्टेक्स भी कह सकते हो या फिर सेरिब्रम भी कह सकते हो, क्योंकि बेसिकली सेरिब्रम जो है वो 80% पार्ट कवर करता है और उसी के अंदर हिपोकैम्पस एंड सेरिब्रल कॉर्टेक्स आता है, और कॉर्टेक्स के अंदर ही आपके चारों पार्ट्स होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज, अब क्वेश्चन कुछ और है, वो ये है कि व्हेन सम पीपल मेट विद एन एक्सीडेंट देन हाउ कैन दे नो देयर लैंग्वेज इफ़ मेमोरी डिस्ट्रॉयज। तो वही चीज़ की बात हो रही है कि अगर कुछ लोग जो हैं वो उनका एक्सीडेंट हो जाए तो उन्हें कैसे, मतलब उनका मेमोरी तो डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो लैंग्वेज कैसे पता होती है? क्योंकि लैंग्वेज कभी भी हिपोकैम्पस में स्टोर नहीं होती, वो आपके पैराइटल लोब में स्टोर होती है। तो अगर मेमोरी लॉस है तो ऑब्वियसली हिपोकैम्पस डैमेज हुआ है, हिपोकैम्पस डैमेज तो मेमोरी लॉस हो गया। लेकिन आप बोल पा रहे हो क्योंकि आपका पैराइटल लोब के अंदर आपकी लैंग्वेज स्टोर होती है। नाउ अब सबके बहुत सारे ये सवाल होते हैं कि क्या ब्लाइंड पीपल देख पाते हैं सपने, क्योंकि वो तो ब्लाइंड होते हैं, तो क्या वो उनको सपने आते हैं? तो ऐसा कहा जाता है कि जो इंसान ब्लाइंड हो बाय बर्थ, यानी कि ब्लाइंड बाय बर्थ, वो जो इंसान है, इफ़ अ पर्सन इज़ ब्लाइंड बाय बर्थ देन नो ड्रीम फॉर्मेशन, कोई ड्रीम फॉर्मेशन नहीं होगा अगर वो बचपन से ही ब्लाइंड है, क्योंकि उसने कभी भी कुछ नहीं देखा। बट अगर वो पार्शली ब्लाइंड है, हाफ ब्लाइंड है, एक आँख से दिखता है दूसरे आँख से नहीं दिख पाता, बट इफ़ पार्शली ब्लाइंड देन ड्रीम फॉर्मेशन टेक प्लेस, तो ड्रीम फॉर्मेशन ज़रूर होगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इसमें, ये आपका फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल लोब, ये आपका पैराइटल फ्रंटल के बारे में, ऑसिपिटल आपका विजन के लिए होता है, टेम्पोरल आपका हियरिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। देन उसके बाद ये सेरिबेलम के बारे में बताया ही हुआ है कि सेरिबेलम जो होता है वो किसका पार्ट है,
ये आपके आपके हिंड ब्रेन का पार्ट होता है। सेरिब्रम जो है, सेरिब्रम वो आपके फोर ब्रेन का पार्ट ज़रूर है, लेकिन सेरिबेलम आपके किसका पार्ट होता है? हिंड ब्रेन का पार्ट होता है। देन आता है ब्रेन स्टेम, ब्रीदिंग, टेम्परेचर, हार्ट रेट, ये सारी चीज़ें। तो जितना भी कराया अगर उतना भी कर लोगे तो भी बहुत है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इसके कुछ क्वेश्चंस के साथ करेंगे, मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं उसको हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। ओके।